जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एथिक्स में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती का ये तीसरे चरण का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पर छात्रों में काफी जो है निराशा हुई है कि मौके बहुत कम दिए जा रहे हैं, बहुत कम लोगों को दिए जा रहे हैं। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। लेकिन जो भी छात्र है जिनको मौके मिले हैं वो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाए ताकि इस बार आपका सिलेक्शन हो सके, क्योंकि कंपटीशन भी यहाँ पे बहुत कम है। तो जिन छात्रों ने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है, मैं उनके लिए बता दूं कि बीपीएससी के लिए किरण पब्लिकेशन लेकर आया है बेस्ट बुक, जो कि क्लास 9 टू 10 के लिए गाइड बुक है, और सामाजिक विज्ञान के लिए क्लास 6 टू 8 का ये गाइड बुक है, और विज्ञान के लिए गाइड बुक है क्लास 9 टू 10 के लिए, और गणित के लिए 6 टू 8 का भी गाइड बुक आ चुका है। और साथ ही साथ जो क्लास 1 टू 5 के लिए यहाँ पर गाइड बुक लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। इसके साथ साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है, तो आप मार्केट से जाके किसी भी रिटेल शॉप से आप ले सकते हैं ये पुस्तकें। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपको इस वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ है कि आप वहां से जाके डायरेक्टली घर बैठे इन पुस्तकों को मंगा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो आप थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ें, जैसे कि ये गाइड बुक आपको तैयार करके दिए गए हैं, इन गाइड बुक्स को पढ़िए लगातार, और इसी से क्वेश्चन सिनेरियो निकालकर जो है अपना नोट्स तैयार कीजिए। ना कि आप जो है वेट कीजिए कि कोई आपको टीच करेगा या आपको पढ़ाएगा और फिर आप एग्जाम देने जाएंगे। नहीं, आप सेल्फ स्टडी पर भरोसा रखिए। देखिए, बहुत सारे छात्र पिछले वर्ष जो है अपना इन गाइड बुक को पढ़ के जो है ना यहाँ पर रिजल्ट दिए हैं, तो आपको भी एक मौका है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर कि मौके किसको मिल रहे हैं। टीटीईटी देखिए 15 से 17 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे क्लास 1 टू 5 के लिए आवेदन करने को लेकर। तो जो भी छात्र इसका एग्जाम दिए हैं जनवरी में और उनका रिजल्ट, देखिए आंसर की तो अपलोड हो चुका है वेबसाइट पे, जाके आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे देख भी सकते हैं। लेकिन जो भी छात्र क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए एलिजिबल होगा, उसके लिए पेपर 1 और पेपर 2 इन्होंने दिया होगा, तो वो अब इंतजार खत्म हो जाएगा। 15 से लेकर 17 के बीच में आपका रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। आज का ये दैनिक जागरण का ये अपडेट है, आप लोग जाके चेक भी कर सकते हैं। और देखिए, इसके ऊपर तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एज एजम्पशंस के बारे में चर्चा करना, और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इस बार जो है ना 2 विभागों ने निकाला है। एक तो शिक्षा विभाग ने निकाला है और एक जो है आपका 6 टू 10th में एससी एसटी डिपार्टमेंट ने भी निकाला है। तो कितने पदों का वैकेंसी आएगा कंप्यूटर साइंस में, ये तो अभी 1-2 दिन में आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन जो भी छात्र यहाँ पर सर एज एजम्पशंस की मांग कर रहे हैं, मैं उनकी हित में ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि देखिए ये जो बीपीएससी टीआरई 3rd है, इसको लेकर आप लोगों ने कहा कि ये सप्लीमेंट्री टीआरई है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देने के बाद आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अतुल सर ने कहा कि ये सप्लीमेंट्री टीआरई समझिए इसको। तो सर, जो सप्लीमेंट्री टीआरई देने वाले हैं छात्र, उनको टीआरई 1 में टीआरई 2 में मौके दिए गए, उनको उम्र सीमा में छूट दिया गया। तो जब सारा का सारा एलिजिबिलिटी वही है टीआरई 1 और टीआरई 2 का, तो टीआरई 3rd में आकर इनको एज में छूट क्यों नहीं दिया गया? ये चीजें मेंशन नहीं की गई है नोटिफिकेशन में, इस पे ध्यान दिया जाए सर। और चूंकि जो टीआरई 1 और टीआरई 2 दिए हैं छात्र, वो क्यों मांग कर रहे हैं कि उम्र सीमा वाला छूट दिया जाए? क्योंकि देखिए 10 से 12 साल के बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई और 2 से 3 महीने के अंदर आप लोगों ने 3 लाख से ज्यादा पदों की नियुक्तियां निकाल दी। अब अलग अलग विषयों में अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि एज एजम्पशन के चलते, यानी कि उम्र सीमा छूट मिलने के चलते टीआरई 1 और टीआरई 2 में पार्टिसिपेट किए, और उनका कट ऑफ मार्क्स के होते हुए भी वो डिस्क्वालीफाई हुए, क्योंकि टाई ब्रेकर लगा वहां पे उनका। 1-2 नंबर से, बहुत ऐसे छात्र थे 1-2 नंबर से वो कट ऑफ मार्क्स से पीछे रह गए और वो भी डिस्क्वालीफाई हो गए। तो उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उनका रिजल्ट आ सकता था, लेकिन यहाँ पर शिक्षा विभाग ने सीधे तौर पे मना किया कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। तो जब ये सप्लीमेंट्री टीआरई है, तो मुझे लगता है और पूरे उन छात्रों को लगता है कि उनको मौके मिलने चाहिए, और इस बार तो जरूर मिलना चाहिए। तो ये एक छोटी सी मांग है और ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस पे संज्ञान लेंगे और इन छात्रों का भला करेंगे। चलिए अब बात करेंगे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को लेकर, जो कि छात्र यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि सर इसकी एलिजिबिलिटी बताइए, क्योंकि बहुत सारे छात्र अपने कोर्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं, तो आपको कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना होगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहेगा अंत तक, और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे
तो आपको एल नंबर पैरे पे यहाँ पे सब कुछ जो है कंप्यूटर साइंस से संबंधित जो है आपका क्वालिफिकेशन दिया गया है। अब इसको समझिएगा। देखिए मैंने जैसा कि कहा आपको कि शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण विभाग के कक्षा 11 से 12 के लिए यहाँ पर वैकेंसी है और SC/ST कल्याण विभाग के लिए कक्षा 6 से 10 के लिए कंप्यूटर विषय के लिए यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये 2 विभाग हैं, तो इनकी क्वालिफिकेशन कहीं अलग ना हो। देखिए पिछली बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ था, बहुत सारे छात्रों को जो है नोटिफिकेशन में चीजें समझ में नहीं आई थी, लेकिन इस बार आपको समझना पड़ेगा और तभी आप फॉर्म भरेंगे। बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि सर इसका ये एलिजिबिलिटी बताइए पहले। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर करूंगा, यहाँ पे जो भी चीजें दी गई है। और यहाँ पे सबसे पहले तो बताऊंगा कि वो छात्र इसको आवेदन करेगा जो कि न्यूनतम 50% के अंकों के साथ है ना निम्न विषय समूहों में, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की यहाँ पे बात हुई है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसमें? तो कंप्यूटर साइंस के लिए, जो कि आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आपकी उपाधि ये होनी चाहिए। अब देखिए जो आपका डिग्री होता है ना कंप्यूटर साइंस का, अगर आप टेक्निकल डिग्री में है तो आपके पास जो है AICTE से अप्रूव्ड आपका डिग्री एक तो होना चाहिए, या तो UGC से अप्रूव्ड आपका जो है डिग्री होना चाहिए। ये 2 चीजें आप भी मानते हैं यहाँ पे। तो पहला जो क्वालिफिकेशन है इसको थोड़ा सा आप देखिएगा, मैं इसको जूम कर लूं ताकि चीजें आपको सब कुछ स्पष्ट दिखे। तो पहली चीज है कि आपका DOCC में तो ए लेवल से है ना, ए लेवल का किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए। तो आपके पास अगर मास्टर डिग्री है डियोक्स लेवल के ए सर्टिफिकेशन को लेकर और आपका ये मास्टर डिग्री है, तो आप सीधे तौर पे यहाँ पे एलिजिबल होंगे आवेदन करने को लेकर। और ये जो है AICTE अप्रूव्ड होता है डिग्री, इसलिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये छात्र यहाँ पे एलिजिबल होते हैं इसको अगर जो करते हैं। अथवा अथवा का मतलब या मत समझिएगा, ये इसके अलावा होता है ना। अगर ये डिग्री नहीं है तो क्या? तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास AICTE, देखिए अब ये जो है आपका क्वालिफिकेशन जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। AICTE अप्रूव्ड यानी कि आपका जो है डिग्री अप्रूव कौन करता है? जैसे कि आप लोग अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो UGC आप लोगों को अप्रूव करती है आपके डिग्रीज को, तो उसी तरह टेक्निकल डिग्रीज को ये AICTE अप्रूव करती है। ठीक है, ये भारत सरकारी संस्था है। इससे मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से अगर आपने BE BTech किया है, और BE BTech किसमें? कंप्यूटर साइंस में या IT में, या आपका BTech या BE होना चाहिए या BTech होना चाहिए इनमें, है ना, तो भी आप सीधे तौर पे आवेदन कर सकते हैं। बात यहीं पे खत्म हो गई है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अथवा यहाँ लिख दिया गया है। अगर आपने सीधे तौर पे BE BTech किया है तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं, ठीक। या फिर अगर आपके पास इसके समकक्ष उपाधि है कोई, है ना, इसके समकक्ष यानी कि क्या हो सकता है आपका? बहुत सारे लोग जो है MCA करते हैं जो कि इक्विवेलेंट माना जाता है कंप्यूटर साइंस के, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे सीधे तौर पे। लेकिन MCA के लिए भी आगे कुछ सूचनाएं दी गई हैं, मैं आपको देता हूँ यहाँ से, तो वो भी छात्र यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके पास संस्था से जो है डिग्री होनी चाहिए। ये हो गया चौथा आपका क्वालिफिकेशन। पहला हो गया ये, दूसरा हो गया यहाँ तक BE BTech तक या उसके समकक्ष बोल दिया गया यहाँ पे, फिर तीसरा हो गया। ठीक है, चलिए चौथा के बाद यहाँ पे पांचवा देखेंगे, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि ये जो है चीजें बोली गई थी जो कंप्यूटर साइंस में BE BTech के अलावा यहाँ पे भी एक बात लिखी गई है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या आपका जो है AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में BE BTech है। जैसे कि अगर आपने मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, मैकेनिकल में या किसी भी स्ट्रीम में आपने BE BTech किया है, उपाधि है आपके पास, तथा यहाँ पे और की बात की गई है या नहीं बोला गया है, आपके पास कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। अब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी कि PGDCA का कोर्स। अब ये देखिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि PGDCA का सर्टिफिकेशन बनवाए और एंट्री भी किए हैं, और इस पे मैं लगातार आवाज उठाता रहा हूं सरकार से कि इन छात्रों का जो है ना जल्दी से आप जो वेरिफिकेशन है वो करवाइए। इसमें अभी भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि बाहर होंगे, क्योंकि PGDCA का कोर्स जो है ये बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि बनवा कर गए हैं, है ना, बैक डेट में डिग्री बना हुआ है, और इसका प्रूफ मैंने पिछली बार भी दिखाया था। तो खैर ये तो बात अलग है, लेकिन इस बार जो है आपको ये मौके दिए गए हैं। तो आपके पास BE BTech किसी भी स्ट्रीम में है और PGDCA होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, तो आप एलिजिबल होंगे। यहाँ कंप्यूटर में ही ये होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपका, ये ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा सा मेंशन कीजिएगा, इसके बारे में भी आगे चर्चा होगी। किसी मान्यता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर। अब देखिए अगर आपने MTech किया है या आपने ME किया है IT में या CS में, है ना, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं, या फिर MCA किया है आपने तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल बनता है कि सर
एमसीए मेरा जो है ना 2 साल का है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, क्योंकि बहुत सारे संस्था ऐसी है अब जहाँ पे अब 3 साल के बदले जो है एमसीए का 2 साल का ही क्वालिफिकेशन दिया जा रहा है, तो आप यहाँ से एलिजिबल हो जाते हैं। और कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर ये अगर है आपके पास, जैसे कि एमई एमटेक है आईटी या सीएस में, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे बात होगी दोस्तों कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक होना चाहिए, पहला चीज। अब ये कंप्यूटर साइंस में स्नातक जैसे कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका की क्वालिफिकेशन रद्द किया गया, जिनका बीएससी आईटी था, है ना, बीएससी इन आईटी था, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, लेकिन बीएससी इन कंप्यूटर साइंस है तो आप आवेदन कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बीएससी आईटी यहाँ पे नहीं चलेगा, इस बात का जिक्र नहीं है ना, लेकिन कंप्यूटर साइंस में अगर आपका बीएससी है, जैसे कि बीएससी इन कंप्यूटर साइंस होता है कोर्स, तो यहाँ पे आपने वो किया है तो आप इधर एलिजिबल हैं, या फिर आपने बीसीए किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर उसके समकक्ष कोई डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे ये तो या में लिख दिया गया सारी चीजें, इसको बस थोड़ा सा फोकस कीजिएगा तो सारी चीज समझ में आएगी। कंप्यूटर साइंस में आपका जो है बीएससी है या फिर आपने बीसीए किया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में स्पष्ट आ जाए, है ना, क्योंकि क्या है कि इन्हीं सभी चीजों को लेकर जो है ना छात्र कंफ्यूज है। यहाँ पे जिन छात्रों के पास बीएससी है, ये ध्यान रखिएगा, इन कंप्यूटर साइंस, तो वो तो आवेदन करेगा ही करेगा। बीसीए है ना, बीसीए है तो भी आप आवेदन करेंगे, या उसके समकक्ष कोई डिग्री है तो भी कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। बीएससी आईटी समकक्ष नहीं होगा, ये पिछली बार छात्रों को बाहर किया गया है इस चीज से। अच्छा, और किसी विषय में स्नातकोत्तर होना जरूरी है, इसके साथ मतलब यहाँ पर जो है ये एवं लिखा गया ना, इसका मतलब होता है तथा, यानी कि इसके साथ, है ना, आपने अगर ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस में या बीसीए किया है ना, तो आपके साथ जो है किसी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। अब ये आपका एमएससी हो सकता है, ये आपका एमटेक हो सकता है, या एमसीए हो सकता है ना, तो कोई भी आपने अगर कोर्स किया है संबंधित इससे, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। पहली चीज हो गया। अब ये छात्र पूछेंगे सर मैंने बीसीए किया है और अब एमए कर लिया है, तो क्या एलिजिबल हूँ? तो बिल्कुल आप एलिजिबल है। किसी विषय में बोला गया है ना, आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे यहाँ पे कि सर मैंने बीसीए किया है और एमबीए कर लिया है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो देखिए, एमबीए इज ऑल्सो अ डिग्री, बट एमबीए में जो है ना, आप ध्यान रखिएगा, दो तरह का कोर्स बहुत सारी जगहों पे होता है। एक होता है पीजीडीसीए, सॉरी पीजीडीए, पीजीडीएम, पीजीडीबीएम, है ना, पीजीडीबीएम होता है, ठीक है। और एक होता है रेगुलर एमबीए, मतलब प्लेन एमबीए, है ना, ये जो है 2 साल का होता है, डिग्री दोनों ही। लेकिन जो रेगुलर एमबीए किए हैं वही एलिजिबल होंगे। पीजीडीएम वाले जो छात्र होंगे उनकी एलिजिबिलिटी में संशय है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नहीं सिलेक्शन हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। बीसीए किए हैं प्लस आपने एमबीए किया है रेगुलर वाला, तो ही आप एलिजिबल होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। या फिर बीसीए प्लस एमए किया है, या एमएससी किया है, या एमटेक किया है, एमई किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं इधर। ओके, तो ये चीजें क्लियर हो गई आई थिंक, मुझे लगता है यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहाँ से देखिएगा, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी कि पीजीडीसीए की बात हो रही है। यहाँ भी आपका जो है कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बोला गया था, मैंने इसलिए बोला कि इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी, है ना, कि यहाँ पे बोला गया है कि आपका पीजीडीसीए, देखिए मैं आपको ये चीजें समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बोला गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, पहला चीज। और यहाँ भी बोला गया है कि कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, यहाँ पे कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, थोड़ा सा डिफरेंस नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे लिखा हुआ? चलिए, आपने अगर यहाँ पे पीजीडीसीए ही इसको माना है, ठीक है, आवेदन बिल्कुल कीजिए, प्लस किसी विषय में स्नातकोत्तर होना जरूरी है। यानी कि पीजीडीसीए को आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मान रहे हैं, है ना, तो इसके साथ कोई एक मास्टर डिग्री होना चाहिए, चाहे वो एमए हो, एमसीए हो, या एमबीए हो, है ना, ये ध्यान रखिएगा, या एमई हो, या एमटेक हो, है ना, ये ध्यान रखिएगा, आपके इसके साथ होना चाहिए अगर आपने पीजीडीसीए किया है सिर्फ कोर्स। तो पीजीडीसीए सिर्फ किया है तो, इसके पहले तो आप लोगों ने ग्रेजुएशन भी किया होगा, जाहिर सी बात है, तभी तो आप कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किए होंगे, तो ये वो पीजीडीसीए है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर आपने बी बीटेक कहीं अन्य स्ट्रीम में किया है तो उसके साथ पीजीडीसीए होना चाहिए। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन किया है नॉर्मल और पीजीडीसीए किया है, तो ऐसे आप एलिजिबल नहीं होंगे।
आप अगर सिंपल ग्रेजुएट हैं, पीजीडीसीए किया है, तो आपको एक मास्टर डिग्री भी होना जरूरी है। क्योंकि देखिए जो बीई बीटेक होता है वो 4 साल का कोर्स होता है और 1 साल का हो गया आपका पीजीडीसीए। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन 3 साल का किया होगा, कोई भी ग्रेजुएशन, साथ में आपने कंप्यूटर साइंस में पीजीडीसीए यानी कि 1 साल का ये कोर्स हो गया, ये 4 साल हो गया, तो आप यहाँ से एलिजिबल नहीं है अभी। आपको 2 साल का किसी में स्नातकोत्तर भी होना जरूरी है, तो ये भी जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा सिनारियो चल गया, जैसे कि 3 साल, 2 साल और 6 साल। 6 साल का यहाँ पे डिग्री जिसके पास है वो आवेदन करेगा। और अगला है कि डीओक्सीसी में बी स्तर का, अगर बी लेवल का आपने किया है सर्टिफिकेशन, तो आवेदन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ किसी मान्यता विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि भी होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय डीओसीसी की तरफ से सी लेवल का भी आपने सर्टिफिकेशन किया है और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किया है तो भी आवेदन कर सकते। मतलब कि डीओक से ए लेवल का, बी लेवल का और सी लेवल का आपने सर्टिफिकेशन किया है तो इसके साथ आपके मास्टर डिग्री किसी में होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इन सभी चीजों को यहाँ से हटाते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो डिग्री है ये इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे जो डिग्री है ये बोला गया है कि एमसीए जो है 3 वर्ष का कोर्स होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने एमसीए जो है 3 मतलब 3 वर्ष का कोर्स किया है, 3 साल का होता था पहले, तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन बहुत सारे छात्र 2 साल का एमसीए करके यहाँ पर बोलते हैं कि सर हम आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है आप इससे पहले बीसीए किए होंगे या बीबीए किए होंगे, है ना? बट एमसीए किया है तो ही आवेदन कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अगर एमसीए आपने 3 साल वाला किया है, तो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है? और अब यहाँ पे देखिएगा जो छूट की बात की गई है, तो 11 से 12th में जो भी छात्र आवेदन करेंगे और जो 6 टू 10 में जो कि कल्याण विभाग का वैकेंसी है, इसमें जो आवेदन करेगा, वो भी छात्र इधर आवेदन करेगा। लेकिन जो एससी-एसटी छात्र है और बिहार का छात्र है वो, ध्यान रखिएगा, आप बिहार के छात्र हैं, तो इन विषयों में आपको जो है 5% का छूट मिलेगा। जैसे कि 50% बोला गया ना ऊपर कि आपका डिग्री होना चाहिए। तो आप अगर एससी-एसटी से आते हैं, तो आप जो है अनुसूचित जाति जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग से आते हैं तो आपको 5% का छूट मिलेगा। यानी कि ओबीसी, ईबीसी, एससी एसटी और दिव्यांग, है ना, पीएच कैटेगरी, इन सब में अगर आप आते हैं तो 5% का आपको छूट यहाँ पे मिलेगा आपकी क्वालिफिकेशन, यानी कि 45% पे भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। अब ये चीजें हैं, तो अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया सब कुछ, यहाँ पे पात्रता परीक्षा वगैरह सब कुछ यहाँ पे मैंने बता दिया। अब जो छात्र इसके लिए आवेदन करेगा उसको बीएड का योग्यता नहीं है, बीएड का डिग्री नहीं चाहिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए, दोनों में 6 टू 10 में भी और 11-12 में भी, 6 टू 10 में भी नहीं चाहिए और 11-12 में भी नहीं चाहिए बीएड का डिग्री। ठीक, पहला चीज। दूसरा एसटीईटी होना चाहिए, एसटीईटी पेपर 2 आपका पास होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, चाहे वो 6 टू 10 के लिए आवेदन कर रहे हैं या 11-12 के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो ये हो गया और ये आपका जो है एलिजिबिलिटी हमने आपको सब कुछ बताया, ये होना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया। तो ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस को लेकर। अब मैं थोड़ा यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा एज में छूट को लेकर जो है ना, पिछली बार इन छात्रों को भी मौका नहीं दिया गया था जो छात्र एसटीईटी 2023 दिए हुए थे कंप्यूटर साइंस में। तो एज एजेंशन इनको दिया जाए सर, क्योंकि इन्होंने एसटीईटी देकर निकाला हुआ है और जिनको उम्र सीमा की दरकार है, जिनको छूट है, उनको मौके मिलने चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने टीआरई 1 में दिया था, तो टीआरई 2 में भी एज में छूट मिलना चाहिए और उन सभी विषय के छात्रों को भी छूट मिलना चाहिए जो कि एज एजम्पशंस के लिए यहाँ पे बार-बार अपील कर रहे हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आशा करते हैं कि आपको ये सारा वीडियो पसंद आया होगा और मुझे लगता है कि आप लोग का कोई डाउट अब नहीं रहा होगा। जय हिंद।